नमस्कार दोस्तों, सर्व शिक्षा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि भारतीय इतिहास किसको कहते हैं और इतिहास के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। उससे आगे आए हम लोग बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि भारतीय इतिहास को जानने का हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं, जिनके जरिए हम प्राचीन इतिहास में घटित हुई घटनाओं के बारे में विश्लेषण कर सकें और जानने की कोशिश करें कि उस समय कैसे क्या घटना घटित हुई थी और उनको कैसे हम जान सकते हैं। तो हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास दो स्रोत है भारतीय इतिहास जानने का। सबसे पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत और दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमारे पास तीन तरह के स्रोत हैं, जैसे कि धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो सबसे देखते हैं कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या स्रोत है जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। तो उसके अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वेद है, पुराण है, उपनिषद है, जिसमें वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिनके अंतर्गत बहुत से इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में वहाँ पर बताया गया है और उनको पढ़ने के बाद पता चलता है कि हमारे इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। उसके बाद है जैन ग्रंथ के अंतर्गत अचलांक सूत्र, भगवती सूत्र, जिसके जरिए अंगुत्तर निकाय, जिसके जरिए हम लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। उसके बाद है बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, जिसके जरिए हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म उस समय भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। उनको हम लोग बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के जरिए भी हम लोग जानते हैं कि हमारे इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। फिर उससे आगे चलते हैं तो लौकिक साहित्य का मतलब होता है जहाँ धर्म से हट के राजनीतिक उस समय परिदृश्य क्या था। उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मुद्दा राक्षस की विशाख दत्त द्वारा लिखा हुआ मुद्दा राक्षस के अंतर्गत उस समय की इतिहास वर्णित है, जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कि मौर्य वंश में क्या क्या वहाँ उस समय प्रशासन क्या था वहाँ की, उस समय के प्राचीन इतिहास में क्या क्या कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी, कैसा राजनीतिक माहौल था। उसके जरिए मुद्दा राक्षस के जरिए हमको पता चलता है, जिसको लिखा है विशाख दत्त ने। और आगे बढ़ते हैं तो अष्टाध्यायी पढ़नी द्वारा लिखा हुआ है। पढ़नी ने उस समय के इतिहास को बहुत अच्छी तरह से अपने किताब अष्टाध्यायी में लिखा है कि उस समय क्या स्थितियाँ थी उस समय। उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिससे हमें पता चलता है कि मौर्य प्रशासन कैसा था उस समय। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के जरिए भी हमें भारतीय इतिहास को जानने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। फिर मालविकाग्निमित्र, जिसको कालिदास ने लिखा है, इसके जरिए हम भारतीय इतिहास को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। आगे चलेंगे तो हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा हुआ हर्षचरित जो हर्षवर्धन के काल में एक राजकवि थे बाणभट्ट, उनके द्वारा लिखा हुआ है हर्षचरित। उस समय हर्षवर्धन के काल में क्या सिचुएशन था, कैसी परिस्थितियाँ थी, उसके बारे में वहाँ उन्होंने हर्षचरित में चर्चा की है। उसके जरिए भी हम उसके अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। फिर महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा हुआ है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में राजकवि थे पतंजलि। उन्होंने अपने महाभाष्य जैसी महाकाव्य में उन्होंने उस समय की परिस्थितियां के बारे में बहुत अच्छी तरह से अवलोकन किया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस समय शुंग वंश में हमारा भारतीय इतिहास कैसा था। तो बहुत से स्रोत है हमारे पास जानने की। आगे भी बहुत सारे ऐसे महान काव्य है जिसके जरिए हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो आगे फिर बढ़ते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण भी है। विदेशी यात्री उस समय आए थे, जिसके जरिए हम उन्होंने अपने घुमक्कड़ टाइप के होते थे, जिसके जरिए वो घूम के पूरे विश्व में घूमते थे और जहाँ जाके जैसी परिस्थितियाँ थी वो अपने किताब में लिखते थे और उसके जरिए वो कुछ बताना चाहते थे कि यहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ थी। तो उसके बारे में वो बताते हैं। उस समय का एक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक कवि आए थे जिनका नाम था मेगास्थनीज ने अपने इंडिका नामक पुस्तक में उस मौर्य प्रशासन के बारे में बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया है। उन्होंने मौर्य वंश के शासनकाल प्रशासन के बारे में बहुत अच्छी तरह से अपनी किताब में वर्णन दिया है।
फिर आगे चलते हैं तो नेचुरल हिस्टोरिका जो प्लिनी द्वारा लिखा हुआ है, नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक प्लिनी द्वारा लिखा गया है। प्लिनी ने भी अच्छी तरह से हमारे इतिहास को और भारतीय इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, तो उसके जरिए भी हम अपने भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फिर ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये दोनों भी अपने किताब के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें उस समय की लिखी हैं। ये उस समय कैसी कैसी क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अकबरुनी ताकीक़ हिंद नामक पुस्तक में उसने बहुत ही अच्छी उस समय की घटनाओं के बारे में लिखा है, जो महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। महमूद गजनवी के साथ ही आया था कहा जाए तो। उसके अंतर्गत उसने अपने ताकीक़ हिंद नामक किताब में, जिसको किताबुल हिंद भी कहते हैं, उस समय की घटनाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। फिर आगे देखते हैं तो फिरदौसी भी महमूद गजनवी के शासनकाल में ही आया था, जिसने अपने शाहनामा नामक पुस्तक में बहुत अच्छी तरीके से उस समय की परिस्थितियों के बारे में वर्णन किया है। तो देखा जाए तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं जिसके जरिए हम बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं भारतीय इतिहास को कैसे जान सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं, तो उसमें धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, विदेशी यात्रियों का विवरण जो कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है, इसके जरिए भी हम जान सकते हैं। और भी हमारे तरीके स्रोत है जिसके जरिए हम भारतीय इतिहास को जानते हैं, जिसमें पुरातात्विक स्रोत है जिसके अंतर्गत भी बहुत सारे, जैसे कि मुद्रा हो गया, उस समय शिलालेख हो गया, खुदाई के अंतर्गत मिला हुआ था, शिलालेख हो गया, बहुत सारे स्रोत हैं जिसके जरिए हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो देखा जाए तो भारतीय इतिहास को जानने का हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं। उसके अंतर्गत हम बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। और दोस्तों फिर कोशिश करेंगे कि कल से कंटिन्यू क्लासेज चलें। हम कुछ दो तीन दिन से डिस्टर्ब थे, इसलिए क्लासेज रेगुलर नहीं दे पा रहे थे। और फिर कोशिश करेंगे कि आगे से हम लोग कंटिन्यू क्लासेज दें आपको। तब